sit down. अब देख लें ध्यान से। तो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने एंट्रोपी, और उसी में हमने बोला था एंट्रोपी को, अच्छा बाद में डिस्कशन कर लेना अपना। और उसमें देख लेना ध्यान से, जो हमने पढ़ा था उसी को यूज कर रहे हैं। एंट्रोपी हमने पढ़ी थी, उसमें हमने बोला था एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस बढ़ने पर बढ़ती है पार्टिकल्स की। अब उसमें हमने बोलता है कि लास्ट में जो स्टार्ट किया था हमने सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और उसी में देख लेना से। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में हमने 5 एग्जांपल्स लिखे थे, अब उसी में एक और लिख लेना नेक्स्ट। उसमें देख लेना तो हमने अच्छा था, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। अब उसमें जो हमने लिखा था तब बोला था कि एंट्रोपी या किसकी ज्यादा होती है, ग्रेफाइट की या डायमंड की? ग्रेफाइट की। अच्छा, सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो एंट्रोपी, बट बता अगर सिल्वर या प्रेसिपिटेशन हो जाए किसी सॉल्ट का तो कम हो जाती है। उसी में नेक्स्ट लिख लें, ऑन हार्ड बॉइलिंग ऑफ एन एग, लिख लें ऑन हार्ड बॉइलिंग ऑफ एन एग, ऑन हार्ड बॉइलिंग ऑफ एन एग एंट्रोपी increases. On hard boiling of an egg, entropy increases. On hard boiling of an egg, entropy increases due to denaturation of proteins. Due to denaturation of proteins. Due to denaturation of proteins. तो अब इसमें ध्यान सुनना, हमने बोला कि जब हम एग को बहुत देर तक बॉईल करते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जब उसको हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर का लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो करेक्ट है, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी कम ही होती है उसकी, लेकिन उससे ज्यादा एंट्रोपी कौन बढ़ा देता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो डोमिनेंट रीजन है वो क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। सॉलिड बनने की वजह से कम होने से ज्यादा एंट्रोपी बढ़ा देता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए हम बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ जाती है। उसी में एक और लिख लें, ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंट्रोपी डिक्रीजेज। ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंट्रोपी डिक्रीजेज। और इसका रीजन देख लें बोर्ड पर से। अच्छा, जो रबर बैंड होता है वो जब अनकॉइल्ड फॉर्म में होता है, मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग, तो देख लेने से उसके रबर, उसमें जो रबर होता है उसके लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, बोर्ड पर देख लें, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स उसके कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं। मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग रबर के लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। क्यों एंट्रोपी डिक्रीज होती है? उसका रीजन बिकॉज वो आफ्टर स्ट्रेचिंग कॉइल्ड फॉर्म से अनकॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बता, तुम खुद देख सकते हो कि अनकॉइल्ड फॉर्म जो है, मतलब वो कॉइल्ड फॉर्म के रेस्पेक्ट में मतलब मोर ऑर्डर्ड है ना ये। तो बता, पहले ज्यादा डिसऑर्डर थी, बाद में लेस डिसऑर्डर्ड हो जाती है। तो बता, इसी तरह से लिख लें। तो बता, इसके लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल से कॉइल्ड फॉर्म से अनकॉइल्ड हो जाते हैं, और कॉइल्ड फॉर्म जो होती है वो कंपैरेटिवली मोर डिसऑर्डर्ड होती है, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो रीजन हम क्या बोलेंगे कि जब लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉइल्ड से अनकॉइल्ड हो जाते हैं, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज होती है ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको ये? तो ये कुछ थियोटिकल एग्जांपल्स जो हमसे वो पूछता है थियोटिकली कि एंट्रोपी बढ़ती है कम होती है, मतलब साइन ऑफ डेल्टा एस। अब ये तो हमने बताया थियोटिकल, इसका क्वेश्चन पूछता कैसे है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में फिर लिख लेना इसमें नेक्स्ट, ये लिखने के बाद कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस।
अब लिख लें कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट इसका। थियोरेटिकली तो एक ही क्वेश्चन पूछना है उसने कि साइन ऑफ डेल्टा एस बताएं। अब लेकिन न्यूमेरिकल भी हम इसमें अलग अलग तरह कर सकते हैं। लिख लें फर्स्ट फॉर केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस, अच्छा था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उसमें इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट होते हैं ना, और फाइनल स्टेट प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुम मुझे बताना कैसे करेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की एंट्रोपी दे दूं, मतलब इनिशियल एंट्रोपी गिवन है रिएक्टेंट्स की, फाइनल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है, अब बोलूं डेल्टा एस फाइंड करें, तो बताओ कर सकते हो क्या? मतलब डेल्टा एस कैसे लाते हो? फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी करते हो ना। अच्छा, फाइनल एंट्रोपी किसकी है? प्रोडक्ट्स की, वो गिवन होगी क्वेश्चन में। रिएक्टेंट्स की गिवन होगी, तो बता प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके ला सकते हो। अच्छा, लेकिन मतलब फाइनल एंट्रोपी में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबकी एंट्रोपीज का सम होगा ना, तो हम क्या बोल देंगे? लिख लें सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स हैं सबकी एंट्रोपीज का सम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ही करनी है। तो इसका क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल सा। अगर मैं तुम्हें कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज दे दूं, तो बताओ उससे डेल्टा एस ला सकते हो रिएक्शन की। अब लेकिन ये हमें वो दे तब ला सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसी का दूसरा जो मेन फॉर्मूला है एंट्रोपी चेंज का, बताइए तो रिलेशन हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करके लाए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, अच्छा था, हमने पढ़ा जैसे डेल्टा ई को प्रैक्टिकली, मतलब एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल लैब में, मतलब विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर लाते हैं ना। डेल्टा एच को विद द हेल्प ऑफ कॉफी कप कैलोरीमीटर लाते हैं। सेम वैसे डेल्टा एस को हम लाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्नोट साइकिल, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन उससे डेरिवेशन करके हम कार्नोट साइकिल से डेल्टा एस फाइंड करते हैं। अब उसमें लेकिन वो डेरिवेशन हमारे कोई काम का है नहीं, उसमें इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उसका जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं। तो लिख लें सेकंड, द एंट्रोपी चेंज, the entropy change of a system, the entropy change of a system is equal to the entropy change of a system is equal to the ratio of, is equal to the ratio of heat absorbed, is equal to the ratio of heat absorbed by the system, heat absorbed by the system in reversible and isothermal manner, in reversible and isothermal manner to the temperature at which, to the temperature at which heat is absorbed, to the temperature at which heat is absorbed, to the temperature at which heat is absorbed। अब बोर्ड पर देख लें, ये सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा एस। अब हमने जो इतना सारा लिखा उसको मैं शॉर्ट में बोलूं, तो अगर सिस्टम Q हीट एब्जॉर्ब करता है और ये T टेम्परेचर पर करता है हीट एब्जॉर्ब्ड, तो डेल्टा एस सिंपली क्या है कि रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब ये क्या है? सिंपली डेल्टा एस इक्वल्स टू Q बाई टी। तो ये जो इतना सारा हमने लिखा वो शॉर्ट में बोलूं तो क्या है फॉर्मूला? डेल्टा एस इक्वल्स टू Q बाई टी। और बताओ यहां से मैं तुमसे पूछूं अगर इसकी एंट्रोपी चेंज की यूनिट क्या है, तो बता सकते हो? अच्छा बता, Q जूल या कैलोरी में होगा। अच्छा ये डेल्टा टी है, टी है, टी है, तो बताइए ओनली केल्विन में ही होगा। अब देगा डिग्री सेल्सियस में, लेकिन केल्विन में यूज करोगे तो बता जूल में ले अपॉन केल्विन, तो क्या हो गया? जूल पर केल्विन। या बताओ कैलोरी में ले क्यू को, तो कैलोरी पर केल्विन। अब लेकिन यहां ध्यान सुनना, इतना सारा फिर लिखा गया हमने, तो सुन ले ध्यान से। जब हम कार्नोट साइकिल में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कार्नोट साइकिल की हेल्प से, तो वहां पर सिस्टम जब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इनफाइनेटेसिमली स्लोली हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब वेरी 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 स्लोली।
तो अब बता, इतना सारा बोलूं इनफाइनिटेसिमली स्लोली, उसकी जगह हम क्या बोल देते हैं, इन रिवर्सिबल मैनर। लेकिन वो मैं लिखता हूं, अगर यहां सब बुक्स में लिखा होता है कि क्यू रिवर्सिबल बाई टी, लेकिन अगर मैं यहां रिवर्सिबल लिखता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग क्या सोचते हैं कि ये फॉर्मूला ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एप्लीकेबल है, बट ऐसा नहीं है। ये रिवर्सिबल हो प्रोसेस चाहे इरिवर्सिबल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो वो क्यों रिवर्सिबल तो खाली एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं उसकी वजह से लिखा, अदरवाइज ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए भी होगा। और जरूरी नहीं हर बार हीट एब्जॉर्ब भी हो, हीट रिलीज होती तो भी एप्लीकेबल था, बस वहां साइन क्या हो जाएगा, क्यू का माइनस हो जाएगा। बट फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो बता डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी मीनिंग के लिए सबको ये लिख लें। तो बता एंट्रोपी चेंज का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो इसका क्वेश्चन में बता, मैं तुम्हें क्यू दे दूं, टी दे दूं, तो डेल्टा इस एंट्रोपी चेंज ला सकते हो। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो लिख लें। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। और फिर इसी से को यूज करके हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा करते हैं, एंट्रोपी फॉर फेज ट्रांजिशंस। मतलब थ्योरेटिकली हमने साइन तो इसका लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब उसी का न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करना, एंट्रोपी फॉर फेज ट्रांजिशंस। एंट्रोपी फॉर फेज ट्रांजिशंस, एंट्रोपी फॉर फेज ट्रांजिशंस। अच्छा बता, फेज ट्रांजिशंस में बोलता हूं तो मुझे बता, फेज ट्रांजिशन फ्यूजन वेपराइजेशन सब्लिमेशन होते हैं ना। तो बता फिर ये एंट्रोपी फॉर फेज ट्रांजिशन भी तीन टाइप का होगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन सबकी कॉमन चीज बता, ऑल फेज ट्रांजिशंस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर भी। तुमने ध्यान से देखा हो, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम पढ़ते हो, एक बचपन से क्वेश्चन कर रहे हो कि कुछ प्लेसेस पर वाटर जल्दी बॉईल होता है, कुछ पर देर से बॉईल होता है। और वहां तुम रीजन भी बोलते थे कि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। या तुमने ध्यान से देखा हो, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज होता है, या जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम लेते हैं तब होता है, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम लेते हैं। इसलिए तुमने ध्यान से देखा हो, सॉल्यूशंस चैप्टर में भी लिखा होता था, थर्मोडायनेमिक्स में तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा, जब भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तो वहां हमेशा लिखा होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटीएम। 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम लिखा होता है, क्यों, मतलब बता प्रेशर भी उसमें 1 एटीएम कांस्टेंट होना चाहिए ना। या तुमने देखा होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम प्रेशर, मतलब बताइए फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। तो लिख लें ऑल फेज ट्रांजिशंस, और ये लाइन ध्यान में रखना, इससे तुम इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करोगे जो मैं लिखवा रहा हूं। ऑल फेज ट्रांजिशंस, ऑल फेज ट्रांजिशंस, ऑल फेज ट्रांजिशंस अकर एट constant temperature and pressure, occur at constant temperature and pressure। तो अब मुझे बता, फॉर्मूला तो हमें पता है, कांस्टेंट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी पर होते हैं ये। तो मुझे बता फॉर्मूला तुम्हारे पास है एंट्रोपी चेंज का क्यू बाई टी। तो इसी फॉर्मूले में अगर अब मैं तुमसे पूछूं, बता यहां पर हीट, ये हीट है या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गई। अब मतलब फेज ट्रांजिशन बोल रहा हूं तो ये हीट हो या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बता ये क्यू है या क्यूपी है। अब क्यूपी है तो बता क्यूपी बाई टी, मतलब बता क्या लिख सकता हूं इसको मैं, डेल्टा एच बाई टी। तो तुम्हें ध्यान हो, बता तुम फेज ट्रांजिशंस में डेल्टा एच लिखते थे, लेकिन ओनली इसी में लिखते थे, क्यों, क्योंकि ये कब होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। इसलिए बता हमने क्यू की जगह डेल्टा एच लिख दिया। तो लिख लें, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। और ये जो है फेज ट्रांजिशन जब तीन टाइप के होते हैं तो इनकी एंट्रोपी को भी हम तीन टाइप का बोल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये क्यों कैसे लिखा,
अच्छा था, ये फेज ट्रांजिशंस किस पर होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और बता कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू लिखेंगे या क्यूपी लिखूंगा? और हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ से कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच भी होती, तो उसकी जगह डेल्टा एच लिख दी। ठीक है, तो हमें वो क्वेश्चन में ध्यान रखना फेज ट्रांजिशन में एंथैल्पी देता है, मतलब एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच देगा तो यूज कर लेंगे। लिख ले फर्स्ट इसी में एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, अच्छा बता इसका एग्जैक्टली मीनिंग हम बोले तो क्या होता है? सॉलिड का कन्वर्जन इनटू लिक्विड होता है। और ये किस टेम्परेचर? फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ओनली एट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा होता है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछो साथ में, फ्यूजन में एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है? क्योंकि बता लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है ना, तो इनिशियल कम फाइनल ज्यादा, तो एंट्रोपी बढ़ेगी और उसकी वैल्यू हमें लानी है। तो बता अब जब मैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोल रहा हूं तो बता डेल्टा एस फ्यूजन होगा, तो ये डेल्टा एच जो होगी वो भी फ्यूजन की होगी ना। लेकिन बता अब मैं टी बोलूं या मेल्टिंग पॉइंट बोलूं उसको? तो बता टी मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन लोगे, डेल्टा एच तुम्हें दे देगा, बोलेगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन लाओ। तो बता अगर आइस हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पुट क्या करोगे 273 केल्विन, कोई दूसरा सॉलिड हुआ तो देगा। सेकंड लिख ले, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो बता वेपराइजेशन में क्या होगा? लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन बता बिलो बॉइलिंग पॉइंट या ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपर में बदले तो इवेपोरेशन बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो बता एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, अच्छा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलो, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव? होगी, वेपर्स मतलब गैस हुई, गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा, इसलिए बता पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा एस। और फिर एंथैल्पी को भी क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और डिवाइड भी किससे करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट से। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यूज केल्विन में करेंगे। थर्ड लिख ले, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा सब्लिमेशन में क्या होगा? सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली इनटू वेपर्स, मतलब गैसियस स्टेट में। और यहां भी डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, लेकिन मतलब इसका कोई नेम होता है क्या टेम्परेचर का? इसलिए हम क्या बोलते हैं? एट ए सर्टेन टेम्परेचर टी, लेकिन होता वो फिक्स्ड ही है। तो डेल्टा एस सब्लिमेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। अब हमने खाली नेम या एंट्रोपी बताने के लिए तीन टाइप के हमने बोल दिए एंट्रोपीज, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। लेकिन बता तीनों को अलग अलग याद रखने से अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला जो हमने लिखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग, बता यही याद रखो, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। बस फ्यूजन हो तो फ्यूजन आ जाएगा इन सब में, वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन हो जाएगा, सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन। तो बता यही ध्यान रखें, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। लेकिन बता ये डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी सबके लिए या ओनली फॉर फेज ट्रांजिशंस? होगी, बता फेज ट्रांजिशन नहीं हुआ तो फिर तो फॉर्मूला क्यू बाई टी है। तो ये क्लियर सबको ये? अब बता, तुम्हें से बताओ, अब मैं तुमसे पूछ, फॉर्मूला सामने लिखा डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अच्छा था, ये कौन सा प्रोसेस है आपके? एडियाबेटिक, तो क्यू की वैल्यू जीरो, और क्यू जीरो लिख भी लें साथ में। तो बता डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी से
0/T करोगे तो बता डेल्टा एस की वैल्यू 0, मतलब बता एंट्रोपी 0 या एंट्रोपी चेंज 0। तो बता रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी का चेंज 0 का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल फाइनल एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, और एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट तो इसी को बता मैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकता हूं। ओके, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक हो गया नहीं ये, तो बता इसी को हम क्या बोल देते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो वो तुमसे कई बार पूछ लेगा, ऑप्शन में 4 प्रोसेस के नेम लिख देगा और पूछेगा इन चारों में से कौन सा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है। तो बता कौन सा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है। अब देख लें इसे, इसी का एक और फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं, ये फिफ्थ वाला टाइप का मैं फॉर्मूले एक साथ लिखवा रहा हूं जानबूझ के, जिससे कि हम अप्लाई भी कर सकें क्वेश्चन में इनको। ओके, हमें वहां पर आइडेंटिफाई करना है। अब मैं, अच्छा हेडिंग बढ़ो दोबारा, पहले तो क्या लिखा है, अच्छा था यहां पर जो गैस है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, फेज ट्रांजिशन में है, या उसका ओनली एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा। बता क्या लिखा है, एन आइडियल गैस, मतलब बता इसके मोल बढ़ेंगे कम होंगे या सेम रहेंगे, मतलब बता यहां मोल की यहां पर हम अकेली गैस का बता, अभी तक हमने अकेली गैस के लिए कुछ नहीं बोला, हमने बता फेज ट्रांजिशन पढ़ा, या हमने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन के लिए बोला, लेकिन अब किसके लिए बोल रहा हूं, इन फॉर एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा अब लिख रहा हूं ना रिवर्सिबल, मतलब अब ये इरिवर्सिबल के लिए नहीं, ये ओनली किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब लेकिन यहां पर एक ये जो मैं फॉर्मूले इसके लिए बताने वाला हूं, ये वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका मीनिंग ये नहीं कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे अच्छी चीज, उन्होंने कोई एक वर्ड लिख दिया मतलब उसके आगे पीछे सब कुछ तुम्हें आता है, और उन्होंने एंट्रोपी चेंज लिख दिया और क्यू बाई टी फॉर्मूला लिखा है, और ये इसका डेरिवेशन जो मैं बताऊंगा अभी, उसका उसका डेरिवेशन भी क्यू अपॉन टी से होता है, लेकिन एनसीईआरटी में फॉर्मूले नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके, तो हमें फिर पता होना चाहिए यहां पर। और डेरिवेशन में बताऊंगा तो उसका डेरिवेशन 2 पेज का होगा, लेकिन लास्ट में तुम्हें फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा वो याद ही करना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद कर ले। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए अगर व्हेन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑल आर वेरिएबल्स, मतलब सब वेरिएबल्स हो, मतलब P1 P2 V1 V2 T1 T2 ये हमें गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम किसी आइडियल गैस के एक्सपेंशन कंप्रेशन में कैसे फाइंड करेंगे डेल्टा एस। तो उसके लिए लिख भी लेंगे, सिंपल से इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, डेल्टा एस का एनसीवी नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस ई T2/T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2/V1, या इसी का दूसरा फॉर्मूला, जब प्रेशर दे रखा हो, ये तो वॉल्यूम की टर्म में और टेम्परेचर दे रखे हो, तो दूसरा फॉर्मूला भी सिंपल सा, एनसीपी नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस एनआर नेचुरल लॉग P1/P2।
अब देख लें इसे। तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एस, अब बताइए सिंपल सा फॉर्मूला सब याद कर लोगे और ये याद रहेगा तो बाकी सबके हम क्वेश्चन कर लेंगे। और बताइए सिंपल सा, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, और रटा हुआ होना चाहिए कंट्रोल, और एंट्रोपी मत बढ़ाओ। देख लो ध्यान से, तो बता यूजफुल वर्क करना है हमने, तो ध्यान से देखो। तो बता डेल्टा एस एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, लेकिन प्रेशर भी दे सकता है टेम्परेचर के साथ, तो एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग पी वन बाई पी टू। और लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखोगे यहाँ पर ये फिर से जो सीवी एंड सीपी हैं ये मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पर है, और यहाँ पर लेकिन ये लॉग बेस ई में भी है। अब मैं तुमसे बोला ये फॉर्मूला हमें याद है, अब तुम बता सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादा वो सबसे ज्यादा तो आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। लेकिन 3 इयर्स पहले आइसोकोरिक प्रोसेस पर भी क्वेश्चन आया था, लेकिन उसने आइसोकोरिक डायरेक्ट नहीं बोला था। हमने बोला था आइसोकोरिक आइसोबारिक तो रेयरली डायरेक्ट बोलेंगे, उसने बोला था इन अ रिजिड कंटेनर। मतलब हमें तब भी ध्यान है कि क्लोज वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट का क्वेश्चन था। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मतलब अगर मान लो गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन आइसोथर्मली रिवर्सिबली हो, तो बता आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिफरेंट या इक्वल, और बता इक्वल करते ही ये टेम्परेचर वाली वैल्यू तो log 1 0, ओनली क्या रह जाएगा ये nr नेचुरल log v2 बाई v1 या p1 बाई p2। एक ही दोनों फॉर्मूले एक साथ ध्यान रख सकते हो, लिख ले। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस अगर हम बोले तो एन आर नेचुरल लॉग v2 बाई v1, लेकिन इसको न्यूमेरिकल में यूज कर नहीं सकते, इसको लॉग बेस 10 में बदलना पड़ेगा। तो 2.303 एन आर लॉग बेस 10 v2 बाई v1 मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या इसकी जगह अगर प्रेशर दे दे तो बता फिर हो जाएगा एन आर नेचुरल लॉग P1 बाई P2, लेकिन यूज करने के लिए लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे। तो 2.303 NR लॉग P1 बाई P2। बस यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में एक चीज का ध्यान रखना कि हमारी हैबिट है एनआर देखते तो टी तो वैसे लगा देते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना मतलब एनआरटी नहीं है, इसमें एनआर है ओनली। और वो खुद इसमें बोल रहा हूं लिख कर देगा सबसे पहले टेम्परेचर केल्विन में, ये लेकिन ये नहीं कि दिया हो तो यूज भी कर लो। और दूसरा एक और चीज यहां पर मतलब इस तरह का रिवर्सिबल आइसोथर्मल का हमने पहले वर्क डन भी पढ़ा था, और उसमें एक तो था फॉर्मूला माइनस में, ये प्लस में है। दूसरा वहां 2.303 एनआरटी ही था, बाकी सब वो सेम है लॉग v2 बाई v1 या p1 बाई p2, लेकिन ये ध्यान रखना तो माइनस नहीं है यहाँ पर, दूसरा टी नहीं है, बाकी है वैसे का वैसे फॉर्मूला 2.303 एनआर लॉग v2 बाई v1 या p1 बाई p2। तो बता इसको यूज कर लेंगे। तो एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला आइसोथर्मल का, लेकिन अब जो एम या जो क्वेश्चन आया था बता आइसोकोरिक मतलब रिजिड कंटेनर, मतलब इनिशियल फाइनल वॉल्यूम इक्वल, और दोनों वॉल्यूम इक्वल, तो बता अब तो ओनली एक ही टर्म रह जाएगी एनसीवी वाली कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला एनसीवी नेचुरल लॉग T2 बाई T1, या लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 एनसीवी नेचुरल लॉग की जगह लॉग बेस 10 T2 बाई T1। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो मतलब आइसोबारिक होता तो इसी में ओनली डेल्टा एस एनसीपी नेचुरल लॉग T2 बाई T1, या 2.303 एनसीपी लॉग बेस 10 P1 बाई T2 बाई T1। अब यहां पर ध्यान,
तो अब मैं समराइज करूं तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन में इतने सारे फॉर्मुलेज हो गए, उनमें से बोल रहा हूं है बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलूं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज दे दूं इन अ केमिकल रिएक्शन, तो अपने आप पता चल रहा है डेल्टा एस लाने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, या फेज ट्रांजिशन का नाम ले लूं तो वैसे पता चल गया डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। और थर्ड, बस इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आइडियल गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेरिएबल हुए तो सबसे लेंदी क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली तो इन्हीं पर पूछना है। तो बता, वो भी उसमें भी सोचना पड़ेगा कौन सा यूज करना है। क्वेश्चन लिखो, भी पता चलेगा। तो अब ये जो हमने बोला डिफरेंट, अभी ये क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें अपने आप लैंग्वेज से क्लियर होगा कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, उसमें अकेली गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन बोला है तब तो बता, जो हमने लास्ट में पढ़े उनमें से काम आएगा। क्वेश्चन लिखे, लिख लो। अब नहीं हो रहा, वेट लिखो, लिखो। 5 moles of an ideal gas, 5 moles of an ideal gas, 5 moles of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly, is expanded isothermally and reversibly from isothermally and reversibly from 5 liter to 50 liter, from 5 liter to 50 liter at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. Find delta S, और आंसर कैलोरी में लाना है। फाइंड डेल्टा एस। अब बता, लैंग्वेज पढ़ो, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड, और उसने खुद ने लिख दिया आइसोथर्मली होता है। तो बता, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस मतलब लास्ट वाले जो पढ़े उनमें से काम आएगा। और आइसोथर्मल का तो बता, तुम्हें वॉल्यूम का चेंज दिया है तो बता 2.303 एन आर लिखोगे ना। अच्छा, एन की वैल्यू 5, डायरेक्ट लिख दो, वैल्यू पुट कर दे, 2.303 एन आर लॉग V2/V1। और बता आर की वैल्यू कितनी यूज करूं, 2, क्योंकि कैलोरी में पूछा है, लेकिन 2 या 2/1000, ओके 2/1000 तो किलो कैलोरी में होता, तो बता 2 यूज करोगे। और बता टी मल्टीप्लाई करें क्या, जबकि उसे दिया केल्विन में खुद ने, लेकिन बता log V2/V1, तो बता 50/5, तो बता ये कैलकुलेशन भी सिंपल सी, log 10 1 हो गया, तो आंसर विल बी 23.03 कैलोरी पर केल्विन। लेकिन अब पर मोल लिखूं क्या इसमें, क्योंकि ये 5 मोल के लिए है। तो बता, सिंपल हमने बोला क्वेश्चन बहुत सिंपल से होने, बस फॉर्मूले आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, फाइंड डेल्टा एस, फाइंड डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन, बोर्ड पर से लिख लें। और क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की इसके एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है, सबकी इंडिविजुअल
एंट्रोपीज की वैल्यू। इसमें हमें बोला एंट्रोपी Fe2O3 की 87.4, हाइड्रोजन की 130.7, Fe की 27.3, वाटर की 69.9 जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा तो ये पर मोल जो लिखा है इसका मतलब बताओ, ये इनके गिवन मोल के लिए या 1 मोल की है सबकी? 1 मोल की गिवन है और तुम्हें इस रिएक्शन की एंट्रोपी लानी है, तो बता डेल्टा एस लाना है तो क्या करोगे? सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स करोगे। अब लेकिन यहां ध्यान से सुनना जिसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया। अच्छा था यहां पर सुनना ध्यान से, चेंज करने की ओनली एक जगह है, यूनिट। अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखो 5 मोल की डायरेक्ट आ गई थी तो पर मोल नहीं लिखा, लेकिन मतलब यहां पर ये जो लिखी है यूनिट, इसमें क्या है? मोल इनवर्स, मतलब ये सबके 1 मोल की दी है। लेकिन मतलब रिएक्शन में इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, मतलब Fe2O3 का तो 1 मोल काम आया, लेकिन मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल या 3 मोल यूज हो रहा है। अच्छा प्रोडक्ट के दोनों के 2 मोल एंड 3 मोल यूज हुए। तो अब मुझे बता, तुम्हें 1 मोल Fe की चाहिए 2 मोल Fe की? बोलो। तो बता 1 मोल की है ना इनके सबकी, तो बस यहां पर करना क्या है, जो इनका कॉफिशिएंट है उससे भी मल्टीप्लाई करोगे एंट्रोपीज को। क्यों? क्योंकि उसके 2 मोल 3 मोल यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो बता Fe के 1 मोल की 27.3, तो 2 मोल की क्या हो गई? 2 इंटू 27.3। तो बस यहां ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो 1 मोल की है, वो रीजन समझ में आए। अब 2 मोल Fe की 2 इंटू 27.3, 3 इंटू 69.9 माइनस Fe2O3 का कॉफिशिएंट 1 ही है 87.4, लेकिन हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3, तो 3 इंटू 130.7, और इसको सॉल्व करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डेल्टा इसकी वैल्यू आ जाएगी -215.2 जूल पर केल्विन। तो ये क्लियर सबको? और हमने बता जो थ्योरी पढ़ी वो न्यूमेरिकल में प्रूव होनी चाहिए ना। हमने पढ़ा था बता, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng नेगेटिव होता है तो उसकी डेल्टा एस भी नेगेटिव ही आएगी। और बता ये केमिकल रिएक्शन है ना, और बता यहाँ प्रोडक्ट के तो कॉफिशिएंट काउंट करेंगे नहीं डेल्टा Ng में, क्योंकि सॉलिड लिक्विड है। तो 0 -3 हाइड्रोजन का ओनली, तो बता नेगेटिव -3 आया ना, और -3 आया तो बता डेल्टा एस भी नेगेटिव आनी चाहिए थी, तो आ रहा है। हमने अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी वो न्यूमेरिकल में प्रूव हुई या नहीं हुई। मतलब डेल्टा Ng नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये क्लियर सबको? अब इसका बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि बता कोई भी रिएक्शन हम किसी को भी लिखते हैं, कभी भी कहीं भी यूज करते हैं, हमने पहले भी कि डेल्टा Ng लाई इसीलिए रहे कि बैलेंस्ड इक्वेशन ही काम आएगी उसमें। अब सुनना, इसमें एक और चेंज बोलो क्वेश्चन। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है AIPMT नीट में। अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जहां थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में चेंज किया था, सुन ले। उसने बोली थी रिएक्शन, वो एग्जैक्टली बोल देता हूं, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, और उसकी डेल्टा एस दी थी रिएक्शन की, और प्रोडक्ट HCl की एंट्रोपी दी थी 1 मोल की, हाइड्रोजन की दी थी, और बोला था क्लोरीन की एंट्रोपी लाओ। मतलब बता डेल्टा एस बता दो, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की भी तो इसी से ला सकते हो। तो ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छा एंट्रोपी तो सबकी होती है ना, हमने करा ना, फेज ट्रांजिशन सॉलिड कम कम होती है, गैस की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है। एंट्रोपी में कंसीडर करेंगे, डेल्टा Ng में नहीं करते ओनली। ठीक है, लिखें क्वेश्चन। इन अ रिजिड कंटेनर, इन अ रिजिड कंटेनर 3 मोल O2 gas, 3 mole O2 gas is heated from
is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin. 300 Kelvin to 600 Kelvin. Find delta S. Find delta S. क्वेश्चन तो लिख लो पूरा, सॉल्व करो, लिखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बताइए क्या है, सीवी या सीपी? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज 2.5 R। 2.5 R मतलब वो गैस कांस्टेंट की टर्म में दिए, और आंसर कैलोरी में लाना है, आंसर कैलोरी में लाना। अच्छा तो पहले तो इसमें अकेली गैस ही है ना, O2 गैस का एक्सपेंशन या हीट बोल रहा है उसको, लेकिन मतलब इसमें ये कौन सा प्रोसेस है? अभी मैंने थ्योरी में बोला था, मतलब रिजिड कंटेनर बोल रहा है, तो बता रिजिड कंटेनर मतलब बता क्लोज्ड वेसल, मतलब वॉल्यूम क्या है इसका, कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोकोरिक हो गया ना। और मैं तो बोल रहा हूं उसका फॉर्मूला लिख लिया करो, वो समझाएगा कैसे सॉल्व होएगा। अब बता आइसोकोरिक में डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवी, नेचुरल लॉग T2 बाई T1, लेकिन मतलब हमें तो 2.303 वाला यूज करना पड़ेगा, तो एनसीवी। अब बता इस फॉर्मूले ने तुम्हें बता दिया कि इसने क्वेश्चन में कहां चेंज किया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें खुद ने दे दिए 3, लेकिन मतलब नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, बट बता तुम्हें सीपी चाहिए सीवी, तो बता सीपी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो सीवी खुद लाओगे उससे, मतलब मेयर्स फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। और बता इससे सीवी की वैल्यू लाओगे तो सीपी माइनस आर, डायरेक्ट लिख दो वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आर। तो बता ये सीवी की वैल्यू बस यहां पुट करनी थी 1.5 आर, और आर की वैल्यू भी किस में पुट करोगे, कैलोरी में, तो 2 log 600 अपॉन 300। अभी यहां पर तुमने कैलकुलेशन, जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखा, अननेसेसरी लेंदी कर ली, जबकि थी नहीं लेंदी। तुम्हें ध्यान होता है केमिकल काइनेटिक्स में तुमने पढ़ा है 2.303 इंटू लॉग 2.693 होता है, इतनी बार तुमने यूज किया, तो बता तुम्हारा टाइम बचेगा 0.693 इंटू 9, तो बता 9 6 9 7 बता अप्रोक्स 0.693 को 0.7 मान लो तो 63, तो 6.3 अप्रोक्स आंसर। ऑप्शन भी तो मिलेंगे ना उसमें, उसमें से नियरेस्ट वाला टिक कर लेना 6.3। तो ये चीज क्लियर सबको, ये तो डेल्टा एस एग्जैक्टली करोगे तो 6.23 कैलोरी पर केल्विन। और कैलकुलेशन में मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो, हो सकता है टाइम बचे हमारा। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको ये। और अब मैं बोलूं थोड़ा सा ध्यान से कर लो, अब ये जो अब मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ओके, सबसे ज्यादा उस फेस ट्रांजिशन के आए हैं आज तक इस पर, और बिल्कुल सिंपल से, लेकिन चेंज करने की जगह फिर बोल रहा हूं यूनिट है ओनली, जो हमने पहले भी चेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, the enthalpy of vaporization of a liquid is 60 kilojoule per mole, is 60 kilojoule per mole at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. Find entropy of vaporization of liquid. Find entropy of vaporization of liquid. और आंसर जूल में लाना है।
फाइंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। करेक्ट हो गया सबका। अब बता, वो तो खुद ही बता रहा है वेपराइजेशन लिखकर कि फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, तो हमने बोला फेज ट्रांजिशन का हो तो सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लिखो, और डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट करते हो, और उसने खुद ने तुम्हें लिख कर दिया कि वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट 300 केल्विन है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट वही मानोगे। अच्छा, लेकिन ना डेल्टा एच जो है वो एज इट इज पुट कर दोगे या जूल में चेंज करोगे? क्योंकि बता, वो किलो जूल में दे रखी है ना उसने, और हमसे पूछा जूल में, तो बता 60 इंटू 1000 करोगे तो ये जूल पर मोल हो गया। टेम्परेचर 300 केल्विन, तो बता इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200, लेके बता इसकी यूनिट क्या आई, पूरा बोलना क्या यूनिट। ओके, चेंज करने की जगह मैंने बोला वही है, जूल पर केल्विन पर मोल, या एक जनरल चीज में बोल रहा हूं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी एंट्रोपी का क्वेश्चन हो फेज ट्रांजिशन की, हमेशा मैं बोल रहा हूं आंसर टिक करने के पहले यूनिट जरूर चेक करना, क्योंकि बता अभी ये क्वेश्चन मैंने बहुत इजी करे तो सब, क्यों? क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कौन सी यूनिट में लाना है, क्योंकि अभी ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस होंगे तो तुम्हें चेक करना था ये भी कि इसको किलो जूल को जूल में बदलो, क्योंकि वो यहां बदलेगा, ये भी बदल सकता है, वो पर मोल की जगह कुछ और रख देगा यहां पर, तो फिर हमें ध्यान से पता चलना चाहिए है क्या। तो लिखो क्वेश्चन, द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ the heat of vaporization of water is बोर्ड पर लिख लें, is find, उसके बाद लिख लें find entropy change for the vaporization of vaporization of 1 mole water, for the vaporization of 1 mole water। अच्छा, इसमें बता चेंज कहां से पूछा क्या है, बस वहीं से बता है, तो ये फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन, तो बता लेके बता फेज ट्रांजिशन में यहाँ पर वेपराइजेशन में एंट्रोपी कितने के लिए पूछी है बताओ, 1 मोल या 1 ग्राम? 1 मोल वाटर के लिए एंट्रोपी चेंज पूछी है, वेपराइजेशन ऑफ एंट्रोपी, तो बता एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट करोगे ना सबसे पहले। अच्छा बता, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जब 1 मोल की लानी है, तो बता ये बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है वाटर का, वो लिख कर नहीं दिया उसने 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का नेम लिख दिया, तो बता 373 केल्विन, ये तो हो गया। लेकिन बता जब हमें एंट्रोपी 1 मोल के लिए लानी है, तो बता ये डेल्टा एच भी तो 1 मोल के लिए होनी चाहिए ना। लेकिन बता मैंने बोलता चेक जरूर करना कौन सी यूनिट में दिया है, बता ये पर मोल या पर ग्राम, मतलब बता ये 900 जूल पर ग्राम का मतलब क्या है, फॉर 1 ग्राम वाटर तुम्हें डेल्टा एच दी है वेपराइजेशन की
900 जूल, लेकिन बता ये तो 1 ग्राम वाटर की है। अब बता हमें जब एंट्रोपी 1 मोल की लानी है तो डेल्टा एच भी 1 मोल की होनी चाहिए ना। तो बता 1 मोल में कैसे बदलूं। अब बता हमें सबको पता है कि 1 मोल सब्सटेंस कोई भी हो उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका मास होता है 1 मोल का। तो बता 1 मोल मतलब के लिए तुम्हें लानी है, मतलब एक इनडायरेक्टली 18 ग्राम के लिए ही लानी है। तो बता 1 ग्राम के लिए 900, तो बता 18 ग्राम वाटर के लिए कितनी होगी डेल्टा एच, वही 1 मोल के लिए बोल दोगे। तो 900 इंटू 18। अब बता इसकी भी क्या लिखूं, ओनली जूल या जूल पर मोल। तो बता वो पर मोल लिखते हैं ना, हमें ध्यान रहेगा जिससे। तो बता अब ये पर मोल हो गया, तो 900 इंटू 18, तो आंसर 43.4। और यूनिट भी क्या आएगी, जूल पर केल्विन पर मोल। तो बोला था चेंज करने की जगह ओनली यूनिट है, तो बता पर ग्राम से पर मोल पूछ लिया। तो ये क्लियर सबको। अब ये क्वेश्चन एआईपीएमटी का, इसी का उल्टा क्वेश्चन भी, वो भी मैं वर्बली बोल रहा हूं, सुन ले। जो भी क्वेश्चन आया था एआईपीएमटी में, सुन ले। मैं बोल रहा हूं द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस। और बता फ्यूजन बोला था, अब बॉइलिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट से, मतलब 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसने बोला था द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 किलो जूल पर मोल। लेकिन पूछा था एंट्रोपी फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम आइस इनटू वाटर, मतलब इसका उल्टा। अब मल्टीप्लाइड बाई 18 है, डिवाइड बाई 18। तो बता चेंज यूनिट में ही करा फिर से, पर मोल को पर ग्राम में पूछ लिया, आपके उल्टा था, पर ग्राम को हमने पर मोल में बदला, वहां पर मोल से पर ग्राम पूछा था। मतलब बता 1 मोल के लिए आए तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया, अपॉन 18 ही करना है फिर से। तो ये समझ में आया। तो बता चेंज जो है वो जितने तरह के कर सकता है मैंने सब बता दिए, इनको यूज कर लेंगे। अब ध्यान सुनना, जो हमने अभी तक पढ़ा और जो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, इसमें डिफरेंस पहले ध्यान सुनना ही, और ये समझना क्योंकि यह हमारे आगे भी काम आए। अभी तक हमने जब भी एंट्रोपी पढ़ी, हमने हमेशा बोला है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो बताइए जो डेल्टा एस भी अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में बोला था एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मतलब बता ये जो हमने अभी तक हमेशा एंट्रोपी पढ़ी डेल्टा एस, तो ये पढ़ी है ओनली। लेकिन बता अब यहां क्या लिखा है, ओनली डेल्टा एस या डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल लिखा है। अभी ये लिखना मत, मुझे इसके पहले कुछ लिखवाना है। डेल्टा एस टोटल लिखा है, तो पहले तो इसका मीनिंग ही समझो। डेल्टा एस टोटल का मतलब क्या है, तो ये ध्यान सुनना, डेल्टा एस टोटल का मीनिंग होता है यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज। लेकिन वो डायरेक्ट रेयरली बोलेगा न्यूमेरिकल में कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज लाएं, वो हमेशा बोलेगा टोटल एंट्रोपी। क्योंकि डिफरेंस कर दिया ना, अगर ओनली एंट्रोपी बोलूं तो सिस्टम की मानोगे ऑलवेज, लेकिन अगर टोटल वर्ड बोल रहा हूं तो यूनिवर्स की मानोगे। मतलब बता हमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दोनों को यूज करके लाना है। क्यों, क्योंकि बता यूनिवर्स में तो सिस्टम सराउंडिंग्स दोनों आ गए ना अंदर उसके। तो बता अगर मैं तुमसे सिंपल सा पूछूं, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल बोलते हो, सम ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, यही करते हो। तो बता एंट्रोपी भी किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल। तो यहां पर हमें टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स लाना है, लेकिन वो उसको इनडायरेक्टली बोलेगा टोटल एंट्रोपी चेंज लाएं। और टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। अब बता अगर मुझे डेल्टा एस सिस्टम मिल जाए और डेल्टा एस सराउंडिंग्स मिल जाए, तो बता हम डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स की ले आएंगे ना। अब ये दोनों लाएंगे कैसे, उसके लिए बता हमने अभी तक जनरल फॉर्मूला जो कार्नोट साइकिल से पढ़ा, वो अकेले सिस्टम के लिए ही है, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहां पर ध्यान सुनना, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी जो हम बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला या तो ओनली सिस्टम में काम आएगा या ओनली सराउंडिंग्स, मतलब एक के लिए ही, या तो सिस्टम अकेले के लिए, अकेले सराउंडिंग्स के लिए। लेकिन बता यहां हमें उनका सम भी करना है, तो उसकी हेल्प से कैसे लाएंगे अब।
अच्छा बताओ, हमने पढ़ा है इसका मतलब, पहले हेडिंग का है, पहले हेडिंग लिख लो, फिर मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं। डेल्टा इज टोटल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा इज टोटल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा इज टोटल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका मीनिंग सुना ध्यान से। इसका मीनिंग है कि अगर यूनिवर्स में कोई प्रोसेस रिवर्सिबली होता है तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा। मतलब यूनिवर्स में हम क्या मान रहे हैं, रिवर्सिबल। बताइए, इरिवर्सिबल भी मान सकते हैं, आगे वो भी करेंगे, लेकिन मतलब पहले मैं मान रहा हूं कि अगर रिवर्सिबली हो यूनिवर्स में कोई प्रोसेस तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा। तो बता, हमने पढ़ा है रिवर्सिबल प्रोसेस में एट एवरी स्टेप सिस्टम रिमेन्स या सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो लिख ले इसको यूज करके, अब मैं तुमसे पूछूं वो बताना, बस लिख ले। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेप, in a reversible process at every step system and surroundings, system and surroundings remain in thermal equilibrium, remain in thermal equilibrium, remain in thermal equilibrium, remain in थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन यहां हम क्या मान रहे हैं उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब बोर्ड पर देख लें, मैं तुमसे पूछूं, अच्छा दा थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि अगर मैं तुमसे बोलूं सिस्टम इज एट टी टेम्परेचर, इसी लाइन को यूज करके बताना, सिस्टम का टेम्परेचर अगर टी है तो बता रिवर्सिबल में सिस्टम सराउंडिंग्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बता सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी कितना, टी, क्योंकि बता थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब T1 इक्वल्स टू T2, तो दोनों के टेम्परेचर इक्वल। अच्छा मुझे बताओ, जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान से दाना, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो हीट फ्लो होती है, नहीं होती है, या दोनों डायरेक्शंस में इक्वल होती है। तो ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हीट फ्लो होती नहीं है, लेकिन बता होती है, लेकिन जितना वो सिस्टम लूज करेगा साइमल्टेनियसली वापस उतनी गेन कर लेगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना उसका। तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, कि सिस्टम जितनी हीट लूज करता है उतनी साइमल्टेनियसली गेन कर लेता है। अच्छा इसका मतलब क्या है बताओ, सिस्टम क्यू हीट अगर लूज करता है तो बता गेन कौन करेगा उसको, सराउंडिंग्स, लेकिन साइमल्टेनियसली वो हीट सराउंडिंग्स वापस लूज करेगी और सिस्टम वो गेन करेगा। लेकिन बता डेल्टा इस टोटल मुझे लाना है ना। अच्छा तुमने सबने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर डायरेक्शन मेंशन ना करें हम, तो बता फॉरवर्ड बैकवर्ड में से कौन सी एज्यूम करते हो, फॉरवर्ड, क्योंकि सबसे पहले फॉरवर्ड ही होती है, बाद में बैकवर्ड होती है ना। तो यहां पर भी अगर अब मैं भी मान लू, हमने क्या बोला कि सिस्टम लूज कर रहा है, अज्यूम कर रहा हूं, उल्टा भी हो सकता था पहले, तो अज्यूम कर रहा हूं, मतलब सिस्टम अगर लूज कर रहा है क्यू हीट तो सराउंडिंग्स क्यू हीट गेन करेगा। और बताइए क्यू हीट लूज किस टेम्परेचर पे कर रहा है, टी टेम्परेचर पर, और सराउंडिंग्स क्यू हीट टी टेम्परेचर पर गेन कर रही है। तो बता दोनों की अलग अलग डेल्टा एस ला सकते हो क्या, दोनों की, बता क्यू और टी पता है ना दोनों के, लेकिन बता जब क्यू को तुम यूज करते हो फॉर्मूले में तो हर जगह विद साइन पुट करते हो ना। और बता सिस्टम जब हीट लूज कर रहा है तो उसका साइन माइनस, सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में प्लस। तो बता यहां पर डेल्टा एस टोटल में डेल्टा एस सिस्टम क्या लिखूं मैं, माइनस क्यू अपॉन टी, सराउंडिंग्स के क्या लिखे हैं, प्लस क्यू अपॉन टी। तो बता डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम करूंगा तो 0। अच्छा अब इसका उल्टा प्रोसेस अगर देख ले तो भी 0 ही आएगी, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू, लेकिन माइनस प्लस क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी तब भी 0। तो बता अगर मैं अब इसका यूज क्या लिख भी लेंगे पहले, फिर मैं इसका यूज लिखते लिखते बता रहा हूं। हमने ये जो एंट्रोपी चेंज लाए रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो बता अगर मुझे पता करना हो, अच्छा ये सिस्टम सराउंडिंग्स यहां पर हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम में है ना, तो बता इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो अगर मैं तुमसे उल्टा पूछूं इसका यूज, कि मुझे पता करना हो कोई प्रोसेस
इक्विलिब्रियम पर है या नहीं। तो बता, अगर उसकी डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करने पर 0 आ गई तो वो इक्विलिब्रियम है, नहीं आई तो इक्विलिब्रियम नहीं है। और जिन्होंने लिख लिया फिर वो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, डेल्टा इज टोटल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर यूनिवर्स में हमने बोला कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबली होता है तो उसकी बता एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की कभी चेंज होगी या टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट? रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन रिवर्सिबली हो तो। लेकिन मतलब मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं यूनिवर्स में, अच्छा मैंने एक चीज सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें ये वाला हमारा बहुत काम आएगा असम्पशन, अगर बताओ मैं तुमसे क्वेश्चन में बोलूं यूनिवर्स में कोई प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको ऑलवेज मानेंगे नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस मानेंगे, कभी भी उसको रिवर्सिबल नहीं मानेंगे, नेचुरल प्रोसेसेस मानेंगे उसको। और बता नेचुरल प्रोसेसेस हम करवाते हैं या स्पॉन्टेनियसली होते हैं? स्पॉन्टेनियसली होते हैं। मतलब बता, ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें बोले यूनिवर्स में कोई प्रोसेस हो रहा है और ये ना बोले वो कौन सा है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हमेशा अज्यूम करेंगे स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो आंसर उसी के अकॉर्डिंग देगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस मान लेगा। और नेचुरल प्रोसेसेस हम नहीं करवाते, अपने आप होते हैं। तो वो नेचर में जो प्रोसेस होते हैं वो नेचुरली प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन में, अब बता, अब मैं बोल रहा हूं कि यूनिवर्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो इसकी एंट्रोपी चेंज फाइंड करनी है। तो बता मेथड तो वही है। अब यहां पर मुझे सिंपल सी एक चीज बता, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबली होता तो बता फिर तो सिस्टम सराउंडिंग्स इक्विलिब्रियम में होते ना। लेकिन बता स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होते हैं या ओनली इन वन डायरेक्शन? मतलब रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। बता हाई टू लो टेम्परेचर हीट अपने आप फ्लो होती है, लेकिन लो टू हाई अपने आप होती है क्या? तो बता इन वन डायरेक्शन ही स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, वो हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। तो बता इरिवर्सिबल। और दूसरा एक और चीज, अगर तुम्हें बोले इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो उसको भी स्पॉन्टेनियस मानोगे, क्योंकि हो रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस मानना है, हमने नहीं करवाया। क्योंकि अगर वो हम करवा रहे होते एक्सटर्नल एनर्जी देकर तो लिखता साथ में, तो ना लिखे तो इरिवर्सिबल को हमेशा स्पॉन्टेनियस मानोगे। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बता अब ये इरिवर्सिबल है तो बता सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दोनों के टेम्परेचर इक्वल होंगे क्या? क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो फिर तो थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर तो रिवर्सिबल हो जाएगा। जबकि बता इरिवर्सिबल में तो हमने पढ़ा ना ओनली इनिशियल और फाइनली इक्विलिब्रियम होता है, बीच में जब प्रोसेस हो रहा होता है तब तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। तो बता यहां पर अब मैं दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट क्यों ले रहा हूं, ये समझ में आया? क्योंकि दोनों अगर इक्वल हुए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा फिर तो दोनों इक्वल नहीं है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सपोज अज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट T1 इज ग्रेटर देन T2। मैंने अज्यूम किया है T1 ग्रेटर देन T2, मतलब मैं इसका उल्टा भी मान सकता था, T2 ग्रेटर देन T1 भी ले सकता था, लेकिन अभी मान रहा हूं T1 ग्रेटर देन T2। तो अब मुझे बताओ ये स्पॉन्टेनियसली, हमने पढ़ा है बता हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, बता सराउंडिंग्स टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग्स?
क्योंकि हमने सिस्टम का ज्यादा माना। तो बता कहां से कहां होगी, सिस्टम टू सराउंडिंग्स। और ये क्यू हीट लूज करेगा तो बता साइन माइनस लिखना पड़ेगा सिस्टम के रेस्पेक्ट में, और सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में प्लस लिखोगे। तो बता लेकिन अब यहां पर सिस्टम क्यू हीट T1 टेम्परेचर पर लूज कर रहा है, सराउंडिंग्स T2 टेम्परेचर पर गेन कर रहा है। तो बता डेल्टा एस टोटल लानी है तो सिस्टम के लिए माइनस क्यू बाई T1, सराउंडिंग्स के लिए प्लस क्यू बाई T2। और बता इसमें से मैं क्यू कॉमन ले लूं तो -1/T1 प्लस 1/T2, या प्लस को पहले लिख ले 1/T2 माइनस 1/T1। और बता यहां से मैं T1 T2 एलसीएम ले लूं अगर, तो बता T1 T2 एलसीएम ले ले तो क्या बचेगा, T1 माइनस T2 बचेगा ना। मैथ से तो सिंपल। अच्छा बता T1 की वैल्यू ज्यादा है या T2 की, T1 की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा बता T1 की वैल्यू ज्यादा है T2 से, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छा T1 T2 केल्विन में पुट करते, और केल्विन स्केल में नेगेटिव होता ही नहीं है। तो बता ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और Q भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका साइन तो ऑलरेडी यूज कर चुके हम। अब तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो बता डेल्टा एस टोटल की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। और बता ये इरिवर्सिबल है ना। अच्छा स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। तो बता इरिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कम होती है बढ़ती है, पॉजिटिव का मतलब बढ़ती है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो सिस्टम टू सराउंडिंग्स हुआ, ये ध्यान सुनना, तो इसलिए पॉजिटिव आया। अगर सराउंडिंग्स टू सिस्टम हो जाए स्पॉन्टेनियसली तो फिर तो नेगेटिव आ जाएगा ना, नहीं आएगा। पहले तो बता स्पॉन्टेनियसली सराउंडिंग्स टू सिस्टम होने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होना पड़ेगा ना। तो फिर बता T2 ग्रेटर देन T1 होगा, तो इसके लिए माइनस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू होगा, तब भी बता पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ T1 माइनस T2 की जगह T2 माइनस T1 आएगा, क्योंकि माइनस क्यू सराउंडिंग के लिए सिस्टम के लिए प्लस हो जाएगा। तो लिख ले तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इरिवर्सिबली या नेचर में, मतलब कोई भी प्रोसेस होता है यूनिवर्स में, तो बता उसकी वजह से एंट्रोपी यूनिवर्स की कम होती है बढ़ती है, बढ़ती है। स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो बढ़ती है, जबकि रिवर्सिबली होता है तो एंट्रोपी चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल 0। लेकिन बता स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो बता ये चीज क्लियर सबको। अब ये जो डेल्टा एस टोटल वाला हमने टॉपिक पढ़ा, इसको पढ़ा क्यों, इसका रीजन, यूज क्या है इसका, तो वो यूज है जो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि बता एंट्रोपी की हेल्प से भी स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करते हैं ना। लेकिन बता एंट्रोपी की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं या टोटल एंट्रोपी की हेल्प से करते हैं। बता हमने एंट्रोपी की हेल्प से नहीं करा, क्योंकि मैंने अभी बोला था, वापस बोल रहा हूं, एंट्रोपी का मतलब तो मैं क्या मानूंगा हमेशा सिस्टम की, लेकिन टोटल एंट्रोपी बोलेगा तो ही हम स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बता उसमें सिस्टम सराउंडिंग्स दोनों का काम है ना, और सिस्टम अकेले से क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन सामने लिखा है। अच्छा बता मैं तुमसे बोलूं,
ये प्रोसेस सिस्टम टू सराउंडिंग्स, हाई टू लो टेम्परेचर अपने आप हुआ ना, स्पॉन्टेनियस है। अच्छा बता, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा ना हर बार, लेकिन बताओ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज अभी क्या है, नेगेटिव, लेकिन डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव। और अगर सराउंडिंग्स टू सिस्टम कर दूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगी डेल्टा एस सिस्टम, लेकिन डेल्टा एस टोटल फिर भी पॉजिटिव आएगा। मतलब बता, जो हमेशा सेम है वो तो डेल्टा एस टोटल है ना। तो हम क्यों एंट्रोपी से प्रिडिक्ट नहीं करते सिस्टम की, क्योंकि उसका साइन तो स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, डेल्टा एस टोटल का हमेशा सेम आता है पॉजिटिव उसके लिए। इसलिए देखो हमने हेडिंग भी क्या लिखी है, नेक्स्ट लिख ले, प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी बाय डेल्टा एस टोटल। हेडिंग में भी लिखा है कि हम टोटल एंट्रोपी चेंज से प्रिडिक्ट करते हैं स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एस टोटल। अब ये जो हमने सारा पढ़ा इसी को मैं समराइज करवा दूं, तुम्हें बता दो। अब ये इसमें एआईपीएमटी का भी क्वेश्चन बता, एट इक्विलिब्रियम बता, डेल्टा एस टोटल की वैल्यू फाइंड करने पर क्या आती है, 0 आती है। तो बता टोटल एंट्रोपी चेंज अगर फाइंड करने पर 0 आ गई मतलब इक्विलिब्रियम है। या इसी को अब मैं दूसरी तरह से भी बोल सकता हूं, मतलब डेल्टा एस टोटल 0 का मतलब क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स इक्वल्स टू 0। या जो क्वेश्चन इसका चेंज करके पूछा था, उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी 0 होता तो हमें पता है वो तो रटा हुआ है, वो नहीं था, डेल्टा एस टोटल की टर्म में था, लेकिन ये भी इनडायरेक्टली था। मतलब एट इक्विलिब्रियम में ये बोल दूं क्या, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट विद ऑपोजिट साइन। द डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इक्वल्स टू 0, उस साइड ले जाओगे तो द डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग्स इक्वल बट विद ऑपोजिट साइन। तो बता वो ऑप्शन में था, मीनिंग क्लियर सबको। लेकिन बता अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है तो फिर बता उसके लिए डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करने पर पॉजिटिव आना चाहिए ना। पॉजिटिव का मतलब बता ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स ग्रेटर देन 0 आए तो बता वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब तुम ही बता दो, दो तो हम पढ़ चुके, थर्ड बिना पढ़े बता सकते हो। मतलब अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा तो उसका डेल्टा एस टोटल बता पॉजिटिव आएगा, सॉल्व करने पर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ही आ सकता है। अब दो तो हम पढ़ चुके साइन, एक ही बचा अब तो। 0 हम पढ़ चुके, इक्विलिब्रियम पॉजिटिव पढ़ चुके, स्पॉन्टेनियस तो नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस ही होएगा। तो डेल्टा इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स लेस देन 0। अब ये जो हमने डेल्टा एस टोटल पढ़ा इसी से फिर हम समराइज करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो बता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था एनर्जी के लिए, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एंट्रोपी के लिए, मतलब स्पॉन्टेनिटी के लिए। इसके बाद लिख ले, मैंने बोला इसके बाद लिख ले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट। तो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, अब ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो बोला था टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स मीनिंग आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वो एनर्जी के लिए था। बट ये किसके लिए है,
स्पॉन्टेनिटी या एंट्रोपी के लिए होता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ा हमने, होता ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिवर्स की एंट्रोपी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बोल सकता हूं। ओके, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आता ना स्पॉन्टेनियस के लिए, यही क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिख लें स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, total entropy of universe, total entropy of universe in bracket isolated system, in bracket isolated system, in bracket isolated system, after bracket लिख लें, is continuously increasing, is continuously increasing, is continuously increasing। तो बता, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है या यूनिवर्स में, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बता यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है या उसमें कोई प्रोसेस होता है, तो बता वो प्रोसेस होने में बाहर से कोई हीट एक्सचेंज करता है क्या? मतलब बता यूनिवर्स में जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो बिना हीट एक्सचेंज के होते हैं, सराउंडिंग्स उसकी कोई होती नहीं है, तो बता वहां पर ये हम बोल सकते हैं कि जब बिना हीट एक्सचेंज के यूनिवर्स में नेचुरल प्रोसेस हो तो भी एंट्रोपी बढ़ती है, यही चीज है। तो मीनिंग क्लियर है। अब लेकिन यहां पर बता, ये तो हमने पढ़ा स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट की डेल्टा एस टोटल की हेल्प से, लेकिन बता हम आजकल बता डेल्टा एस टोटल की हेल्प से स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से? तो लिख लेना नेक्स्ट टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी कैपिटल जी। अब एक चीज सुनना, इसका ओल्ड आईयूपीएसी नेम गिब्स फ्री एनर्जी है, एनसीईआरटी में आधे जगह मिलेगा गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन आजकल इसी का न्यू आईयूपीएसी नेम बोल देते हैं गिब्स एनर्जी, लेकिन दोनों में से कुछ भी लिखे है वो कैपिटल जी ही, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। अब यहां पर इसमें ध्यान सुनना, ये गिब्स एनर्जी या इसको डिफाइन क्यों करा, सबसे पहले तो वही पता, तो लिख लें गिब्स फ्री एनर्जी कैपिटल जी। It is defined, it is defined to predict spontaneity of a process, to predict spontaneity of a process, of a process at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। अब ये जो लिखा है ना इसमें गिब्स एनर्जी डिफाइन करती है, ये डिफाइन करा क्यों इसको, सबसे पहले टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, लेकिन लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इसके लिए कंडीशन फिक्स है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे प्रोसेस के, तो ही ये प्रिडिक्ट कर सकती है स्पॉन्टेनिटी। लेकिन याद है सुनना दूसरा इसका मीनिंग, कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो गिब्स एनर्जी की हेल्प से हम स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग एनर्जी होती है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कैपिटल ए, लेकिन वो हमारे सिलेबस की नहीं है, हायर क्लासेस की है। लेकिन यहां पर अब मैं बोलूं पढ़ाने के पहले इसको ऑनलाइन कर लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। जब भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे ये माइंड में जरूर रखना, ये जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं गिब्स एनर्जी की वो कब है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है कैपिटल ए, वो नहीं है हमारे। तो अब लेकिन इसमें दूसरा इसको यूज तो करते हैं, अब इसका यूज क्या, डिफाइन क्यों करा, टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी। अब इसका यूज क्या करते हैं, जो हम ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल में कर चुके, लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर, it is used to, it is used to measure, it is used to measure capacity of a system, capacity of a system to do useful work, capacity of a system to do useful work or non PV work, useful work or non PV work, यूजफुल वर्क और नॉन पीवी वर्क। तो बता हमने बोला था
कि वर्क जो होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इस चैप्टर में भी, वर्क दो टाइप के होते हैं, पीवी एंड नॉन पीवी। नॉन पीवी को हमने यूजफुल वर्क बोला था, जिसको डेल्टा जी बताती है। वो कैसे बताएगी बताऊंगा आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। लेकिन इसका फॉर्मूला G इक्वल्स टू H माइनस टी एस, ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, G इक्वल्स टू H माइनस टी एस। अच्छा, इसी की हेल्प से बता दो कि बता गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? करेक्ट है, क्यों? क्योंकि बता एंथैल्पी एब्सोल्यूट नहीं आ सकती, तो वो भी एग्जैक्ट नहीं आ सकती। दूसरा, ना हमें जरूरत है, क्योंकि हम तो चेंज स्टडी करते हैं, तो डेल्टा जी ले आएंगे हम। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी जी, absolute value of Gibbs energy G cannot be determined, but change in Gibbs energy, delta G, change in Gibbs energy delta G can be determined. Change in Gibbs energy delta G can be determined. और बता इसका चेंज लाएंगे, लिख लें बोर्ड पर से, तो कैसे लाएंगे बता? डेल्टा जी इक्वल्स टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल करोगे ना, लिख लें। तो बता डेल्टा जी इक्वल्स टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। अच्छा बता, फाइनल और इनिशियल स्टेट ही देखोगे ना इसके मेजरमेंट में, तो बता ये पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? दूसरा बता, अगर मैं अमाउंट चेंज करूंगा, सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज होगी ना, तो इनका डिफरेंस जी भी चेंज होगी, मतलब एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? लिख ले नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड स्टेट फंक्शन देख लें। अच्छा, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी नहीं ला सकते, लेकिन अज्यूम तो कर सकता हूं कि इनिशियली G1 है G2 है, तो लिख लें बोर्ड पर से। तो बता इनिशियली हम क्या लिख सकते हैं? G1 इक्वल्स टू H1 माइनस TS1, फाइनली G2 इक्वल्स टू H2 माइनस TS2। अच्छा, T1 T2 क्यों नहीं लिखा? तुमने जो अंडरलाइन किया बता कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो T कांस्टेंट है ना, तो बता अब यहां से लिख लें, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं तो बता क्या हो जाएगा? G2 माइनस G1 इक्वल्स टू H2 माइनस H1, और माइनस T कॉमन ले लें तो इन ब्रैकेट S2 माइनस S1, तो बता यहां से डेल्टा G की इक्वेशन आ जाएगी ना, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो बता डेल्टा G इक्वल्स टू T माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और यहां ध्यान रखना, इसमें जो ये डेल्टा G, डेल्टा H और डेल्टा S है, ये सब होते हैं सिस्टम की। डेल्टा H भी सिस्टम की, डेल्टा S भी सिस्टम की, और जो डेल्टा G आएगी इससे वो भी सिस्टम की। अब यही रीजन है कि अच्छा बता, हमने जब यहां पर अभी कुछ के डाउट आना चाहिए था कि जब बता हमने टोटल एंट्रोपी चेंज की हेल्प से स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर दी थी, तो फिर इसको डिफाइन क्यों करा प्रिडिक्ट करने के लिए स्पॉन्टेनिटी? तो उसका रीजन ये इसके नेम में, मतलब डेल्टा एस टोटल से करते हो, सिस्टम से नहीं करते हो। और तुम्हें डाटा जो देता है हमेशा बताओ, डेल्टा एच का करा क्वेश्चन, डेल्टा ई का करा, सब सिस्टम के देता है ना, लेकिन मतलब यहाँ एक्स्ट्रा सराउंडिंग्स के भी डाटा चाहिए ना, तो इसको यूज ना करना पड़े तो हमने किसको डिफाइन करा? सिस्टम की डेल्टा जी को, और उसमें हर डाटा बता सिस्टम का है ना, तो सराउंडिंग्स के डाटा की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको डिफाइन करा। अब एक छोटी सी चीज जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज कर चुके। अच्छा था, यहां हमने बोला टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन मैं तुमसे वो बोलूं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू अगर मैं तुमसे बोल दूं 1 atm या 1 बार ले लूं, और टेम्परेचर 298 केल्विन ले लूं, तो बताओ अब इसको क्या बोलूं? मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के टेम्परेचर प्रेशर हो गए ना, तो बता डेल्टा जी नॉट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो बता यहां भी तो फिर उसकी इक्वेशन होगी ना। तो यहां पर अगर हम
प्रेशर टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशंस के ले लेते हैं, तो फिर यहां भी गिब्स एनर्जी चेंज को स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज बोल देंगे। तो फिर इक्वेशन में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में चेंज, जहां डेल्टा जी था वहां डेल्टा जी नॉट, जहां डेल्टा एच था वहां डेल्टा एच नॉट, टी डेल्टा एस नॉट। तो बताइए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वेशन हो गई, ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन। और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम बोलते हैं कंबाइंडली, ये हमें दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताई थी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इक्वेशन, या शॉर्ट में बोल देते हैं गिब्स एनर्जी इक्वेशन। और जो हमारे सारे क्वेश्चन डेल्टा जी के मिलने हैं, इस गिब्स एनर्जी वाले टॉपिक के क्वेश्चन तुम देखना लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा आई दो के, एंट्रोपी के और गिब्स एनर्जी के इस चैप्टर में से। और गिब्स एनर्जी के तो सारे क्वेश्चंस इसी इक्वेशन से सॉल्व हुए हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसी पर बेस्ड, या डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो बता यूज कर लोगे। और एक मैं बोल रहा हूँ, अच्छा 1 से 42 तक तुम्हें क्वेश्चन दिए थे ना एक्सरसाइज 1 में, वो कर लिए। अब बोल रहा हूँ 43 से 62, और मैं इसको बोल रहा हूँ मंडे को हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके साथ के साथ कर लो वरना पेंडिंग हो जाते बहुत सारे। तो 62 तक एक्सरसाइज 1 के हम डिस्कस कर लेंगे, मॉड्यूल लेकर आओगे, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।